ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बात हो रहा है। ये बड़ा आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन शेयर किया था सैटरडे को जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, स्टार्ट लिया उसका? बस 2-3 लोगों तक ही पहुंच जाता है उस क्वेश्चन। चेक करवा दें जरा यार। इसमें वैसे मेरा ख्याल मसला तो कोई नहीं है। नहीं, जामिल और जैक एंड जिल मिक्स ही था। अरे मुझे लग रहा है मेरा क्वेश्चन ही साइलेंट है। पेज नंबर ढूंढिएगा सर 110, पेज नंबर 110। इटली सिल्वर लिमिटेड हो गया फाइनल सर? जो सैटरडे को क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे वो तो सारा बोर्ड से देख के लिख लिया था ना यार। उसमें वॉल्यूम वेरिएंस करना था। इधर वो यूनिट्स नहीं, वो केजीज हैं ऐसे सर, और यूनिट्स को बनाने में जो केजीज लगे वो मटेरियल स्टोर रूम से ट्रांसफर हुए, लेकिन वो जो केजीज है वो यूनिट्स पे लगे, तो इनपुट यूनिट्स पे लगे, तो केजीज कुछ यूनिट्स पे लगे हैं, तो एक से ज्यादा केजी समटाइम्स एक यूनिट बनाने में लग जाता है। तो काइंडली इस तरह की बात मतलब बहुत अच्छा पहले वाइंड अप हो चुकी है, काइंडली इस तरह ना करें। जी सर, यार हमने बिल्कुल एक नई चीज पढ़नी है, हेडिंग लिखी हुई है डिस्कशन ऑफ मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जरा काइंडली क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढे जो लास्ट क्लास में करा। ठीक है सर? पेज नंबर कौन सा था वो? इसमें एक वर्ड आया था कंपनी यूजेस को ढूंढे जरा। कंपनी यूजेस क्या? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लिखा होगा, किसकी बी रिक्वायरमेंट में रह गई थी। कंपनी यूजेस क्या सर? स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रिक्वायरमेंट से ऊपर वाली लाइन में, फिर उसमें नीचे एक बी रिक्वायरमेंट आई है, कमेंट द डिफरेंस बिटवीन वेरिएंसेस अंडर मार्जिनल एंड। तो पेज नंबर 110 का रहा है। अब ये मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या मीनिंग है इसका, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। पेज नंबर 110 के स्टार्ट पे काफी कुछ लिखा हुआ है, उसको एक सेकंड छोड़ के एग्जांपल पे आए। ये पेज नंबर मिल गए? रिपीट कर दे सर। एग्जांपल, कंपनी मेक्स एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट। रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ यूजिंग। ये जो कुछ आपको पहले पता ना वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही है। इनकम स्टेटमेंट ध्यान में रखा था। स्टार्ट कहां से होती है, बोलते थे।
सेल, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आती है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर जाए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल भी और फिक्स भी होते हैं, वेरिएबल फिक्स, फिर क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, अदर इनकम है, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। तो जो आपको पहले पता है वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। असल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो इनकम स्टेटमेंट बनाने का एक ही तरीका है जो आपको पता है, इसलिए वहां एक ही तरीका, तो वहां उसको कोई नाम रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कॉस्ट अकाउंटिंग करते हुए देयर आर टू टेक्निक्स टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो आपको पहले पता है वो क्या है, तो बाकी अब वो मार्जिनल क्या है उस तरफ हम बाद में चलते हैं। पहले आप सिर्फ जो आपको पता है वो जहन में रखकर जरा डाटा पढ़ो। सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्या क्या लिखा हुआ? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर हमेशा बाय डिफॉल्ट वेरिएबल ही है। क्या ज्यादा मटेरियल लगता है कि ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे? क्या लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी? डेफिनेटली परमानेंट एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, लेकिन अगर पर्सन साइलेंट हो तो मटेरियल और लेबर हमेशा वेरिएबल ही है। हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स में कुछ वेरिएबल भी हैं और फिक्स भी। तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इज 10, डाटा देखते रहना, और 70 के नाम बता दो जरा। बेटा क्या करी जा रहा है, पास्ता कोई है तो फेंकना तो मुझे बताओ। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की अमाउंट कितनी दी हुई? वेरिएबल एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं सर, फिक्स भी हो सकते हैं। तो एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस का फिक्स और वेरिएबल में डिफरेंस दिया। कैरिज आउटवर्ड्स है, कमीशन है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कैरिज आउटवर्ड्स वेरी कर सकते हैं। तो 5 क्या लिखा हुआ साहब? बाय द यूनिट कौन सा? देखिए ये जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल मींस क्या होता है? जो चेंज हो गए। अगर मैं कहूं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स तो ये किसके साथ चेंज होंगे? प्रोडक्शन के साथ, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अगर मैं कहूं वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस तो ये भी वेरिएबल है, लेकिन क्या ये फिर प्रोडक्शन के साथ वेरी करेंगे सेल के साथ? फॉर एग्जांपल आपको कोई कमीशन देना है, सेल्स की बेस पे कोई कमीशन देना है, लेट्स से आपने 1 लाख यूनिट्स बनाए लेकिन बेचा कोई नहीं, तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट तो होगी, लेकिन वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट क्यों नहीं होगी? तो क्या प्रोडक्शन और सेल में फर्क हो सकता है? अगर हो तो फिर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट वेरीज विद प्रोडक्शन एंड वेरिएबल सेलिंग एडमिन कॉस्ट विल वेरी विद द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो शायद ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ना भी लिखा 5 पर यूनिट सोल्ड, तो क्या ऐसे ही होना चाहिए जिस तरह ऊपर 35 पे है, 35 के ऊपर सर डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है, ये आप किससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालेंगे? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से या प्रोड्यूस से? वो क्यों? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे ये खर्चा हुआ होगा, तो सेलिंग एक्सपेंसेस शुड वेरी विद नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड और प्रोडक्शन यूनिट शुड वेरी विद प्रोडक्शन कॉस्ट शुड वेरी विद नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। बाकी प्रोडक्शन नीचे लिखी हुई है, यूनिट सोल्ड लिखे हुए हैं, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन अगर प्रोडक्शन 2000 है और सोल्ड 1500 है तो क्या क्लोजिंग स्टॉक होगा? किस चीज का प्रोडक्शन उसे किस चीज की होती है? और सेल तो कितने बनाए कितने बेचे, स्टॉक कितना पड़ा कितना पड़ा था, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक होगा। रजिस्टर खोले, वर्किंग करवाना। एक सेकंड ये इग्नोर कर दीजिएगा, व्हाट इज अब्जॉर्प्शन व्हाट इज मार्जिनल,
ये मेरे लिए पहले जो आता है वो तो पहले करो। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाले इसमें साथ मिल गए। एक मंथ की वर्किंग है, कंपनी लिखा हुआ, कंपनी नेम है, सच नहीं है। जी सर, स्टार्ट करना सर। सेल्स कैसे आती है? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। आंसर सर 2,25,000 less cost of sales। ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, लिखा तो नहीं हुआ। क्या चीजें बना के बेच रहे हैं सर? ओपनिंग स्टॉक सर। किसका वैसे? प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यकीनन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट यहाँ ज़हन में आनी चाहिए। स्टार्ट लें, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, लेबर ओवरहेड्स आएंगे, वर्क इन प्रोसेसेस नहीं है इस वक्त डाटा में देखें तो शायद यही लिख लेते हैं। वर्किंग हो सकती है ना, मैं इधर इसलिए लिख रहा हूँ खासतौर पर मैंने आपको डिफरेंस जरा दिखाना, तो काइंडली नीचे इधर आ जाए। डायरेक्ट मटेरियल, बहरहाल इस वक्त जो हो रहा है डाटा तो सिंपल सही है, लेकिन जो हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मटेरियल कैसे? $35 को किससे मल्टीप्लाई कर? 22,000। क्या यूनिट्स का बनाने पे मटेरियल लगा हो? डायरेक्ट लेबर 20,000 2,000 into 25। वेरिएबल ओवरहेड्स 2,000 into 10। यहां तक एक मिनट आंसर से रखता 70 50 and 20। यहां तक आज फिक्स मेरे साथ कीजिए। एनी कंफ्यूजन सर? क्या आप इकट्ठा कर रहे हो सर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लिख के? ये फिक्स पे है, फिक्स ओवरहेड्स का टोटल दिया, कितना टोटल दिया तो 110 आ जाएगा, लेकिन इसी तरह का वर्किंग कर सकते हैं जैसे पहले कर रहे हैं। आ सकता है सर, कैलकुलेटर पकड़ना जरा। फिक्स्ड ओवरहेड्स है 110 डिवाइडेड बाय 2000 करें या 1500 करें? वजह प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, प्रोडक्शन के ओवरहेड्स, तो 110,000 लिखें कैलकुलेटर पे। डेफिनेटली शायद जरूरत नहीं है, गिवन अ फिगर 1,10,000 डिवाइडेड बाय 2000 55 पर यूनिट। क्या चीज है पर यूनिट? फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 2000, ऑब्वियसली वही
1 टन आ जाए। ये जो ऊपर उसने 35, 25 वगैरह वगैरह गिवन है, ऊपर 25, 35, 25, ये कैसे कैलकुलेट हुए होंगे? क्या ये वैसे ही कैलकुलेट नहीं हुए होंगे जैसे हमने ये कैलकुलेट कर लिए? तो मटेरियल उठाया गया होगा और डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस उठाया गया होगा, तो रादर देन के वो पर यूनिट देता, उसने आपको टोटल दे दिया। तो कहीं स्पेसिफाई कर लें छोटी सी वर्किंग ग्रुप, ये 55 के लादा से लिखना। चारों को अगर प्लस कर दें तो कोई नाम जहन में आता है? नहीं बेटा, पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आना चाहिए, मटेरियल लेबर ओवरहेड जमा हुआ है। अब क्या ना होने से क्या क्या बन गया है? वर्क इन प्रोसेसेस की ओपनिंग क्लोजिंग ना होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन गई। टोटल की जगह ये 250,000। अब यहाँ से मेरे वर्ड जरा गौर से सुनना है आपने। 250,000 कितने यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और यही कॉस्ट ऑफ सेल है। यही कॉस्ट ऑफ सेल क्यों नहीं? कॉस्ट ऑफ सेल का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग जो चीजें बनाई हैं उसकी कॉस्ट, या जो चीजें बेची हैं। 2,25,000 ढूंढना स्टार्ट में जो सेल, ये कितने यूनिट्स की सेल है? तो ये तो अभी 2,000 यूनिट्स की कॉस्ट है, तो इट शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद दैट 225,000। क्या होना चाहिए? तो 1500 कॉस्ट बनाने का तरीका क्या हमारा? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? वो कैसे 500? 500 कैसे बच गए? 2000 बना है, 1500 सेल किया है, 500 स्टॉक है सर। फाइफो लगाऊं या वेटेड एवरेज लगाऊं? फाइफो वेटेड एवरेज रेलेवेंट क्यों नहीं रहा? तो 50,000 लिखें, डिवाइड बाय 2000 करें, इनटू 500 करें। 500 समझ आ गया? आंसर आया 62,500। कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? क्योंकि ये बिके नहीं, इसलिए हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वर्किंग में से माइनस करके एसेट बना लिया। इसे माइनस करके आपको पता है कि कहाँ पे गिर गई? यहाँ तो माइनस कर दिया आपने। जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में लाया, करंट एसेट्स जहन में लाए। करंट एसेट्स में 62,500 आ रहा होगा, तो इसका माइनस करने का मतलब ये खर्चा नहीं है, ये इनकर तो हो गया खर्चा, लेकिन अभी एसेट है। कितनी यूनिट्स की कॉस्ट एक्सपेंस है? कितने यूनिट्स की कॉस्ट एक्सपेंस आउट होनी चाहिए? तो सारी यार, जो बच गए हैं वो एसेट है सर। तब ये 250 माइनस करके जो सेंस बन रही है, समझ आती है? व्हाट इज 187,500? ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? कैलकुलेटर पकड़, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 1500 भी तो हो सकता था। 2,50,000 डिवाइड बाय 2000 इंटू अगर हम 1500 करें तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। लेकिन बहरहाल हमारी प्रेजेंटेशन क्या है कि हम स्टॉक्स लिख के एडजस्टमेंट करते हैं। अनदर वे कैन बी, जरा ये ब्रैकेट्स के अंदर जो है मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की 35 लिखें कैलकुलेटर पर, 35 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 55, ये पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, इनटू 500 करें, नहीं इनटू 500 2000, मतलब इनटू 2000 करके क्या करना हो, तो वही इतनी चैलेंजिंग कैलकुलेशन हम क्या करेंगे? इनटू 500 या इनटू 1500 रिस्पेक्टिवली किया जा सकता है। इकट्ठे हैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 37,500। कितने यूनिट्स का प्रॉफिट आई? एक यूनिट की सेल प्राइस क्या है? 150। अभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपने निकाली थी 70, 105,
नहीं मतलब 125 चला तो 25 रुपए के 150 लिखे कैलकुलेटर 150 के सेल प्राइस क्या है सर? एक यूनिट का बनाने का खर्चा मेरे ख्याल 125 हो गया था, तो 25 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट है इनटू 2000। क्यों नहीं? देखिए सिर्फ 1500, ठीक है सर। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आप बना रहे मैचिंग प्रिंसिपल पे है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या था? जितने यूनिट्स का खर्चा उतने ही यूनिट्स का रेवेन्यू कंपेयर होके ही तो प्रॉफिट आना चाहिए। क्या जितने यूनिट्स की सेल है उन्हीं यूनिट्स की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं? तो चीजें बेचने से प्रॉफिट होता है या बनाने से? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बनानी नहीं है, लेकिन बना के क्या भी करना जरूरी है। बेचने से प्रॉफिट होता है। अगर बना लें और बेचे ना तो प्रॉफिट नहीं होगा, सारा स्टॉक होगा। बना ली 5 लाख चीजें, 5 लाख की गुड्स बना ली हैं, बेची नहीं है, करंट एसेट्स में होगा। कॉस्ट ऑफ सेल कब बनेगा? 5 लाख जब बेचेंगे तभी सेल होगी, ठीक है सर। तभी सर ये जो फिगर सामने आ गई हैं इनको जरा अकाउंटेंट की नजर से जरा दोबारा देखना, बाकी अभी कंप्लीट करना हमने। 2,50,000 देखें कॉस्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। इसमें से हमने 500 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल के एसेट बना ली। टोटल खर्चा इस पीरियड में हुआ है 2.5 लाख, लेकिन उसमें से एक्सपेंस आउट हुआ है 187,500, क्योंकि उन यूनिट्स का खर्चा जब बिक गए हैं, जब ये बिकने हैं उनसे रिलेटेड खर्चा हमारा फिलहाल एसेट है। 62,500 जहन में लाए जरा, क्या ये नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बनेगा? नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बनेगा सर। और अगर ये यूनिट्स नेक्स्ट पीरियड में बिक गए तो नेक्स्ट पीरियड में 62,500 एक्सपेंस आउट होगा। ये 62,500 इनकर हमारे पीरियड में हुआ है, लेकिन एक्सपेंस आउट तब होगा जब ये यूनिट्स बिकेंगे। अगर फर्ज करें नेक्स्ट ईयर ना बिके तो यही ओपनिंग होगा, और अगर फर्ज करें कोई और बन भी गया तो ये क्लोजिंग में दोबारा होगा। ये एक्सपेंस आउट कब होगा? ये 62,500 कॉस्ट ऑफ सेल कब बनेगा? जब ये यूनिट सेल हो। अब दोबारा 62,500 देखें, क्या इस 62,500 में कुछ फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी है? कैलकुलेटर है, एक यूनिट की फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 55 इंटू 500 करें, ये तो मैच ही नहीं हुआ। 27,500 500 इंटू 55 इज इक्वल टू क्या आंसर आया? क्या ये अमाउंट 62,500 में है? डेफिनेटली उसमें क्या 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 है, तो मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड्स भी हैं, फिक्स भी हैं। तो मैंने सिर्फ इस फिक्स की बात की। असल में कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो हैं उनमें कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। या मैं जितनी बातें यहाँ से ऑनवर्ड्स करूंगा इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यही है और सिर्फ यही है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के जो हमारे बुजुर्ग हैं, तो वंस अगेन जरा बुजुर्गों पे बात जा रही है तो ठंडे दिल से सुननी है। उनमें से कुछ हजरात का ओपिनियन ये है कि जिस तरह मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसी तरह फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। और जिस तरह से क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड शामिल है, इसी तरह फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी शामिल होनी चाहिए, और उस पीरियड में एक्सपेंस आउट होनी चाहिए जिस पीरियड में प्रोडक्ट सेल हो। लेकिन कुछ बुजुर्ग हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के ये ओपिनियन रखते हैं कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, एक दो एग्जांपल जरा बोलो। रेंट, इंश्योरेंस, उनका ओपिनियन ये है कि ये खर्चा फॉर द ईयर होता है। इस साल का रेंट, अगले साल का रेंट, उस अगले साल का रेंट। तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट वो कहते हैं एक्सपेंस हो जानी चाहिए जिस पीरियड में इंकर हुई है।
मीन्स टू से रादर देन कि उसे प्रोडक्ट कॉस्ट बनाया जाए, प्रोडक्ट कॉस्ट बनेगी, इसका मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स है, उसे प्रोडक्ट कॉस्ट बनाने के बजाय पीरियड कॉस्ट कंसीडर किया जाए। मीन्स टू से जितना खर्चा फिक्स कॉस्ट है वो जिस पीरियड में इंकर हुआ है उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट हो जाना चाहिए। इसमें भी तो ऐसे ही हुआ। इस पीरियड इस वक्त जो है ना 1,10,000 देखें अक्सर, व्हाट इज 1,10,000? ये पता है आपको, सारा चल गया हुआ जो मैंने कहना है, कंसंट्रेशन बस रिक्वायर्ड है। 1,10,000 इस पीरियड की टोटल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन उसमें से एक्सपेंस आउट हो रही है, कैलकुलेटर पकड़े सर, मैंने सवाल बदल दिया सर, ना करें जादू नहीं करें, एक्सपेंस आउट हो रही है 1500 लिखें, 1500 लिखें और 55 से मल्टीप्लाई करें। ये 1500 क्या है? जो यूनिट्स बिके हैं उनसे रिलेटेड आपके सामने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आई है। इसका जरा डिफरेंस नहीं है 110 से, 27,500 होगा ना। तो ये 27,500 थोड़ी देर पहले आपने वर्किंग की थी, वो कैसे की थी? तो 1,10,000 इज द फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस पीरियड। लेकिन अगर हम इसे प्रोडक्ट कॉस्ट कंसीडर कर रहे हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में सिर्फ उन यूनिट से रिलेटेड फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है जो सेल हुए हैं। 1500 की बेस पे या 500 की बेस पे, और 500 यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट कहाँ है? ये कब एक्सपेंस आउट होगी? इंकर हुआ है 1,10,000, एक्सपेंस आउट नहीं हो रहा 27,500 इस पीरियड में, वो कब एक्सपेंस आउट होगा? तो इस वक्त स्टोरी ये है कि हमने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स की तरह प्रोडक्ट कॉस्ट बनाया है, और प्रोडक्ट कॉस्ट तब एक्सपेंस आउट होती है जब प्रोडक्ट सेल होती है। तो क्योंकि इस पीरियड में सिर्फ 1500 यूनिट सेल हुए हैं, इसलिए 1500 यूनिट्स की कॉस्ट तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम से एक्सपेंस आउट हो गई है, लेकिन बाकी 500 यूनिट्स की कॉस्ट तब एक्सपेंस आउट होगी जब ये 500 यूनिट्स फ्यूचर में बिकेंगे। तो एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये है। Another school of thought is, अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इंशाल्लाह जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे बताता रहूंगा, फिलहाल जो असल इशू है वो रिजॉल्व कर लीजिएगा, बाकी इसके फवायद नुकसानात इंशाल्लाह कुछ अभी बात कर लूंगा, बाकी साथ साथ होती रहेगी। Another school of thought is कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट ना समझा जाए, इसे पीरियड कॉस्ट समझा। अब पीरियड कॉस्ट से मुराद मीन्स से ये 1,10,000 जो है अगर इंकर हुआ है तो सारा इसी साल एक्सपेंस आउट, ये कैरी फॉरवर्ड ना हो जाए। क्या इसमें से 500 यूनिट्स का फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट, इसमें से 500 यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट फिलहाल कैरी फॉरवर्ड हो रही है? तो ये जो ट्रेडिशनल वे है, हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, ट्रेडिशनल पुराना तरीका, उसमें क्या होता है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी प्रोडक्ट कॉस्ट बन के उस पीरियड में एक्सपेंस आउट होती है जिस पीरियड में प्रोडक्ट सेल होगी, रादर देन कि जिस पीरियड में इंकर हुई। तो अब जो मैंने बातें की इसको मैं कंप्लीट भी करता हूँ, लेकिन आप मुझे स्टेटमेंट पूरी करवा। फिलहाल मुझे ये बता दें मेरी सारी बात के बाद कि फिलहाल इस स्टेटमेंट में ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट बनी हुई है या पीरियड कॉस्ट? बाकी पीरियड कॉस्ट एग्जैक्टली क्या होती है वो बता, स्टेटमेंट पूरी करो। बाकी अदर इनकम ढूंढ लो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से कुछ सुनिए बात। अदर इनकम पे सर एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस लिखिए। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, एक हेडिंग बना लें और वेरिएबल और फिक्स अलग अलग लिखते हैं। क्या वेरिएबल हो सकता है खर्चा एडमिन सर में? तो एक एग्जांपल से में रख लिया कर, कमीशन कैरीज आउटवर्ड्स, ठीक है, कैरीज आउटवर्ड्स इनवर्ड्स। वेरिएबल कैसे सॉल्व करूं सर? 1500 या 2000 into 5, 7500।
7500 ही है, जानते हो सही है, खुदा ना नाम कैलकुलेटर पे तो नहीं सॉल्व कर लिए इसे, नहीं जबानी तो 7500 ही आता है। फिक्स है, फिक्स गिवन है सर 20,000। अच्छा यहाँ फुल कंसंट्रेट करना जरा, बताएं क्या ये एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस सारे के सारे जिस पीरियड में इंकर हुए हैं उसी में एक्सपेंस आउट हो गए, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो। तो में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट की बहस है। प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब प्रोडक्शन में कॉस्ट सही है, प्रोडक्शन कॉस्ट की डिस्कशन मैंने की है। क्या एडमिन एक्सपेंसेस चाहे फिक्स है या वेरिएबल है, जिस पीरियड से रिलेटेड है उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट हो गए हैं। क्या कुछ खर्चा स्टॉक में शामिल हो के अगले पीरियड में तो नहीं चला गया? स्टॉक की कैलकुलेशन किस खर्चे की बेस पे होती है? जिस खर्चे से उसे बनाया गया हो या जिस खर्चे से उसे बेचा गया हो। ये सर ऐसी वर्किंग होती है ना यार। ये 2.5 लाख ढूंढने के ऊपर छोड़ दो ऊपर 2.5 लाख, 2.5 लाख क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। क्या मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड? क्या बनाने का खर्चा है? कितनी यूनिट्स का बनाने का खर्चा है? आपने 2000 में डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लिया, और 500 से मल्टीप्लाई करके जो बचे होंगे उसकी कॉस्ट निकाल ली। 15 से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते थे आप? नेट प्रॉफिट तक आता 10,000। Any confusion anywhere? नहीं सर, ये आपके जब सामने जो स्टेटमेंट आई है, इस स्टेटमेंट में ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द बिजनेस है। क्या इस स्टेटमेंट में बिजनेस के सारे खर्चे आ गए? अभी एसेट्स नहीं आए यार, एक्सपेंसेस। क्या इस साल की इस पीरियड की सॉरी इस मंथ की सारी इनकम आ गई? अभी अदर इनकम नहीं है, तो आ जानी थी। लाइबिलिटीज नहीं आई, कैपिटल नहीं आया। क्या सारी इनकम आ गई? सारे एक्सपेंसेस आ गए हैं, तभी तो नेट प्रॉफिट तक आया है। अब बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रख के अगर डिसाइड किया जाए खर्चे होते कहाँ कहाँ है, नंबर एक चीजों को बनाने के खर्चे होते हैं फैक्ट्री में सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं, बाहर भी फैक्ट्री के सारे खर्चे क्या कंसिडर हो चुके हैं। तो इस स्टाइल ऑफ इनकम स्टेटमेंट बनाने से इस स्टाइल ऑफ इनकम स्टेटमेंट में प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट से पहले लिखे जाते हैं। ठहरे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या सारे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आ गए हैं? मटेरियल लेबर के अलावा फैक्ट्री में जो खर्चा होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में शामिल होता है। तो फैक्ट्री के सारे खर्चे गुड्स बनाने के खर्चे होते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट सारी ग्रॉस प्रॉफिट से पहले आ गई है। और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली कोई फाइनेंशियल चार्जेस होते, कोई अदर एक्सपेंसेस होते, कोई टैक्स एक्सपेंस होता, तो क्या वो भी ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक्सपेंसेस में आ जाना था, नेट प्रॉफिट से पहले? डेफिनेटली इस डेटा में कौन सा खर्चा नहीं है? फाइनेंशियल चार्जेस नहीं है, क्या आ जाने था वो भी? टैक्स होता। तो ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आते हैं। हम जिस ट्रेडिशनल वे से यूज्ड हो गए हैं उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट से पहले है, और नॉन प्रोडक्शन समझ जाएंगे क्या मतलब नॉन प्रोडक्शन? प्रोडक्शन के अलावा के 2-3 एग्जांपल्स, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंशियल, टैक्स एक्सपेंसेस, ऑल अदर्स ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आते हैं। मीन्स से इस स्टाइल ऑफ इनकम स्टेटमेंट में हम एक्सपेंसेस को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन
एंड नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। ठीक है सर? लेकिन बचपन ज़हन में लाना अपने, बचपन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू के दिन एक क्लासिफिकेशन कॉस्ट की ऐसे भी हो जाती है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, स्टेप फिक्स कॉस्ट, हाई लो मेथड। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आपको इस स्टेटमेंट में बस इतना ही, बस ठीक, इतना ही। इससे ज्यादा जरूरत होगी तो मैं खुद याद करूंगा। इसमें क्या आपको प्रोडक्शन एक्सपेंसेस देखना, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस में वेरिएबल और फिक्स नजर आते हैं? आते हैं सर। और नीचे आए जरा ग्रॉस प्रॉफिट आगे, क्या उसमें भी वेरिएबल फिक्स नजर आ रहे हैं? तो ये हमने वेरिएबल फिक्स की क्लासिफिकेशन नहीं की, हम ये देखा प्रोडक्शन का खर्चा कितना है, चाहे वो वेरिएबल है फिक्स हमने इकट्ठा कर दिया। और नॉन प्रोडक्शन में भी ये नहीं देखा वेरिएबल फिक्स क्या है, वो नॉन प्रोडक्शन ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आ रहा है, सिर्फ प्रेजेंटेशन सेपरेट है। तो हमने एक्सपेंसेस को क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन। लेकिन जो मैं दूसरा मेथड कह रहा था उसमें ये होता है कि दिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस is prepared by classifying the expenses into variable and fixed. Variable अलग और fixed अलग। उसमें क्या होगा वो सारा कुछ अभी मैं सामने लिखता हूँ, लेकिन जो मेन डिफरेंसेस हैं वो काइंडली हम थोड़ा थोड़ा नोट कर लेना। नंबर 1 क्या है, यहाँ कैसे क्लासिफिकेशन हुई है, और मैं क्या कह रहा हूँ अल्टरनेट वे क्या है कि हम वेरिएबल और फिक्स की बेस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उससे फिर डिसीजन मेकिंग हो जाती है, उससे और हेल्प हो जाती है, वो इंशाल्लाह बाद में पता चलता रहेगा। उसके फायदे नुकसान की तरफ ना चला जाएगा, वो इंशाल्लाह डेफिनेटली कोई चीज अगर है तो उसका कोई यूज भी होगा। लेकिन अगर अनदर वे ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज कि एक्सपेंसेस को लाजमी प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन में क्लासिफाई करें, आप इसे वेरिएबल और फिक्स में क्लासिफाई, मतलब इसका ये होगा कि जरा प्रोडक्शन में जाए, जरा प्रोडक्शन के खर्चों में से मैं कौन कौन से बस उठाऊंगा, फिर मटेरियल उठाऊंगा सर, तो फिक्स है। लेबर उठाऊंगा सर, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड उठाने के बाद किसको नहीं उठाऊंगा, नीचे जाए। एडमिन एक्सपेंसेस में से भी सिर्फ वेरिएबल उठा लूंगा, इनको इकट्ठा कर दूंगा। इकट्ठा करने से क्या होगा, अब प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन नहीं, वेरिएबल अलग हो जाए, और फिक्स कहां कहां से उठा के इकट्ठे कर दूंगा, प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन। तो इससे क्या होगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर पेशेंस दिखाएंगे तो सबसे बेस्ट है। मैं करने क्या लगा हूं वो पहले समझ लें, बाद में आपके लिए लिख रहा हूं, आराम से देख लिख लीजिएगा। अगर हम एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन की बजाय वेरिएबल फिक्स में क्लासिफाई करें तो क्या असूलन प्रॉफिट सेम होना चाहिए? प्रॉफिट सेम होना चाहिए सर, लेकिन मैंने क्या वर्ड्स लगाए, असूलन, तो इंशाल्लाह नहीं होगा। अगर असूल ये है तो इंशाल्लाह होगा सर, और अगर नहीं होगा तो हम बड़े हो गए, हमें पता चल जाएगा कि क्यों नहीं होगा। क्या एक्सपेंसेस को ऊपर नीचे करके लिख दिया जाए तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वही होना चाह रहा हूँ। तो आप मेरा सेंटेंस ये जो आखिरी मैंने आपको बोला ना, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो खुदा ना खासा डरने की जरूरत नहीं है। क्या बनने लगा, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनने लगी, फॉर द मंथ बनने लगी है, और इसमें सिर्फ एक्सपेंसेस की क्लासिफिकेशन डिफरेंट करके कुछ बातें होने लगी। प्लीज काइंडली सिर्फ 10 मिनट शायद पेशेंस अगर रिक्वायर्ड है, पेशेंस रिक्वायर्ड है, सॉरी, सब कुछ आपके सामने आता है। सबसे पहले ये बताएं कि मेरी इस बात का मतलब क्या सेल बदल जाएगी? सेल इंशाल्लाह कैसे है, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके जैसे रोज आती है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय, जैसे आती है तो शायद ऐसे ही आती होगी, हमें क्या पता कैसे आती है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, सॉरी 150, तो फर्स्ट फिगर एज इट इज। देन उसके बाद मैंने आपके सामने ये कहा कि वेरिएबल और फिक्स ने अलग होना, इसलिए फर्स्ट चेंज
लेफ्ट साइड और राइट साइड मैंने कोशिश की अगर आपके सामने सामने रहे जरा, ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। लेफ्ट साइड पे क्या लिखा नजर आ रहा है सेल के फौरन बाद? यहाँ वर्ड हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। ये क्यों हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक की अभी बहस नहीं हो रही, इसलिए इसको छोड़ दो। अच्छा, वंस अगेन वर्ड कॉस्ट ऑफ सेल ही है। ट्रांसलेशन करें जरा मेरी हेडिंग वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। मैं क्या चाहता हूँ, जब चीजों को जिन चीजों यूनिट्स को बेचा है उनको बनाने की वेरिएबल कॉस्ट की तलाश। ओपनिंग स्टॉक नहीं है, एक सेकंड छोड़। प्लस लेफ्ट राइट, लेफ्ट क्या लिखा हुआ है? यहाँ क्या चेंज आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स, वेरिएबल प्लीज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। जी सर, डायरेक्ट मटेरियल बदल जाएगा। मटेरियल लेबर बाय डिफॉल्ट हमेशा, तो वर्किंग वही सेम रहेगी। मैं दोबारा इसलिए लिख रहा था, स्पेस आपके सामने शायद कम हो। आप ये बता दें कैसे मैंने सॉल्व किया। 2000 into 35 means to say no change in material labor 50,000 and variable 20,000। फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखने नहीं है, सर्कल मैंने इसलिए लगा दी कि अभी रह गए। लिखना नहीं है, ये जैसे इसकी प्रेजेंटेशन चेंज हो रही है, ये अलग नीचे आ जाएंगे। मैंने सर्कल लगा दिया। कैलकुलेटर उठा, व्हाट इज 1/40,000 पूरा नाम? चीजों को बनाने की वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। कितने यूनिट्स की? कितने यूनिट्स का बताने मटेरियल लेबर ओवरहेड्स लगे? लिखा तो हुआ नहीं, वही डाटा है, वही डाटा। लेकिन ये सर नहीं है 2000 यूनिट्स को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट। ऊपर हमने जो सेल लिखी है वो कितने यूनिट्स की है, और नेक्स्ट हेडिंग लिखी है वो क्या लिखी है? वेरिएबल क्या? कॉस्ट ऑफ सेल। तो 140,000 इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। इट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इट इज ऑफ 2000 यूनिट्स। अब हम किन यूनिट्स तक पहुंचना चाहते हैं? तो नेक्स्ट वही वर्ड्स है, क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन वर्किंग करवाएं 140,000 डिवाइड बाय 2000 into 500। आंसर आया 62,500। सॉल्व तो करें यार प्लीज, वही आएगा यार। कितना आंसर आया? 35,000। उधर कितना था? दोनों में डिफरेंस लें, दोनों में डिफरेंस लें। इधर क्या नहीं है जो वहां था और वहां आ रहा था? इधर हमने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट में शामिल नहीं किया। ये जो डब्बा सा मैं बता रहा हूँ, क्या मटेरियल को मैंने शामिल किए? लेबर, ओवरहेड, वेरिएबल नहीं है मैंने। तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया, जिससे क्या हुआ? आपके क्लोजिंग स्टॉक में अब फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट की फिगर नहीं आ रही, नहीं आ रही। क्या कम क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा? किसके बगैर कैरी फॉरवर्ड होगा? यहां तक सॉल्व कीजिएगा। व्हाट इज 105,000? बुला दे मायूसी फुल बुला दे। ये कितने यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है? एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट अपने क्वेश्चन में ढूंढना जाके, पहले वहां ढूंढो, सही नंबर एक समझे। पेज नंबर 110, इसमें 70 एक दिया हुआ था, दोबारा देख लें। 35 प्लस 25 जमा 10, दोबारा सॉल्व कर लें, लेकिन सही तरह देख लें। 70 क्या था? पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट 70 इंटू जरा करें 1500। 1500 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आया? और अगर इसी 70 को बेटा आप मल्टीप्लाई करेंगे 500 से तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक की सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। इस केस में जरा बैलेंस शीट बनाया, अगर इस तरह से ये स्टेटमेंट बनी है प्रॉफिट लॉस, तो 35,000
क्या करंट एसेट्स में जा रहा होगा? देन सर यहां तक जरा डिफरेंस लें, किन किन का जरा वर्ड्स बोलते रहे। Sale less variable cost of sale is equal to 120,000. 70 लग रहा है कहाँ पे? 2,25,000 minus 105,000. ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ है। 1,20,000 कैसे सॉल्व है, नाम बोला। अब ये बड़ा कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है, लेफ्ट साइड पे देखें, वहां 37,500 है और यहाँ 120। क्यों सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है? वहां फिक्स लिया था, यहाँ फिक्स नहीं लिया। तो यकीनन सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें तो फिगर का नाम है ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन सेल में से अगर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें तो यकीनन नाम आपको नया होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों वर्ड नहीं होना चाहिए? वो तब वर्ड है जब सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल मींस वेरिएबल और फिक्स दोनों आ रहे हैं। तब सिर्फ नाम बदलना है, और नाम डेफिनेटली अभी आपने नहीं रखना, बुजुर्गों ने कोई रखना था इसका, और उन्होंने इसका नाम ग्रॉस कंट्रीब्यूशन रखा है। तो कंट्रीब्यूशन मींस नथिंग। आपको ये पता है इसे ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं कह सकते? इसकी कैलकुलेशन की बेस डिफरेंट है। तो एक नया वर्ड जिस तरह ग्रॉस प्रॉफिट आपने जब जिंदगी में पहली दफा वर्ड सुना होगा तो आपके लिए नया था, तो इस तरह आपने पहली दफा सुना ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन सिंपली मींस कि एक यूनिट वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कितने रुपीस प्रॉफिट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। ग्रॉस मैंने इसलिए कहा है कि अभी सारी वेरिएबल कॉस्ट पूरी नहीं हुई। जरा लेफ्ट साइड देखो, जरा वेरिएबल कॉस्ट में से क्या क्या पूरा हो गया, क्या रह गया? डायरेक्ट मटेरियल हो गया है, डायरेक्ट लेबर हो गई है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हो गए, नीचे ढूंढना है। अभी नॉन प्रोडक्शन रहती है, तो जब नॉन प्रोडक्शन भी लेस कर लेंगे तो फिर अभी नेट कंट्रीब्यूशन आए, फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट लेस करके फिर नेट प्रॉफिट आए। तो देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट इन दिस स्टाइल ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ग्रॉस प्रॉफिट किस चीज का डिफरेंस है? लेस कॉस्ट ऑफ सेल। और कौन सी कॉस्ट ऑफ सेल? इसमें वेरिएबल फिक्स इकट्ठे हैं। तो यहाँ क्योंकि जरा प्रेजेंटेशन डिफरेंट हुई है इसलिए आपके सामने वर्ड जरा डिफरेंट आ गए। ग्रॉस मींस क्या है? अभी सारी वेरिएबल लेस नहीं हुई। तो व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस कंट्रीब्यूशन? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। थोड़ा सा मुझे और कंप्लीट करने देना। देन इसके बाद आप बड़े ढूंढ दें, ये अपने रजिस्टर एक सामने रखे, मेरे ख्याल शायद इधर से पता नहीं फिगर सही नजर आ रही है और ऊपर नीचे जाता जा रहा। वेरिएबल सेलिंग एडमन भी ढूंढा करेंगे। मीन्स से इस स्टेटमेंट में पहले सारे कौन से खर्चे पूरे करेंगे, और ये फिगर डेफिनेटली वही रहेगी। 1500 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। ऐड करो, लेस करो, खर्चा यहां तक सॉल्व करें। 112,500 का अब नाम क्या होना चाहिए? नेट कंट्रीब्यूशन। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन से नेट कंट्रीब्यूशन तक आते हुए क्या और माइनस करेंगे आप? नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा रह गई फिगर्स वो लेस किया करेंगे। अब आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली अपना आंसर, मैं जरा नीचे थोड़ा जाना चाह रहा हूँ, अपना आंसर जो सामने रखें। बताएं आपके इस पुराने आंसर से मैंने कौन कौन से फिगर्स नहीं उठाई? सिर्फ फिक्स रह गया, सिर्फ फिक्स रह गया। मटेरियल ले लिया मैंने, लेबर ले ली है, ओवरहेड्स ले लिए हैं वेरिएबल वाले, सेलिंग एडमन भी ले लिए हैं। सेल में फर्क है कोई नहीं, सेल एज इट इज लिया। तो नेट कंट्रीब्यूशन में से बस फिर अब फिक्स कॉस्ट लेस करनी। कौन सी फिक्स कॉस्ट? प्रोडक्शन हो या नॉन प्रोडक्शन हो, फिक्स कॉस्ट की हेडिंग में आता है। तो व्हाट इज प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट?
What is production fixed cost? 1,10,000. What is non-production means admin selling fixed cost? 20,000. और यहाँ अब आपने कुछ अपनी कंक्लूजन बनानी शुरू कर देनी है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है. तो होल्ड ऑन प्लीज, कैलकुलेटर पकड़ा. इसका मतलब अगर प्रॉफिट लाना होगा तो पुरानी स्टाइल से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाया करें, और अगर कभी बिजनेस में लॉस लाना होगा तो वेरिएबल और फिक्स की बेस पे वर्किंग किया करें. इस जालिमाना कंक्लूजन की तरफ ना चला जाएगा. जो आंसर आ रहा है इंशाल्लाह ठीक है, बताएं क्या आ रहा है. 17,500 ब्रैकेट फिगर, नेट लॉस. मेरे सामने सिर्फ एक सेकंड जरा फॉर्मेट रिवाइज करना. स्टार्टिंग पॉइंट लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल टू गेट ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, लेस non-production variable admin cost to get the net contribution, and less all fixed costs to get the net profit or loss. Full concentrate. अब यहाँ तक जो मैं पहुंचना चाह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया. तो कोई गलत कंक्लूजन नहीं. मुझे फिर एक दफा बस फाइनली एक चीज बता दें, क्या कोई इस लेफ्ट स्टेटमेंट में या आपकी स्टेटमेंट में और मेरी राइट स्टेटमेंट में कोई खर्चा रह तो नहीं गया? कोई इनकम, कोई एक्सपेंस रह गया हो? सब कुछ हो गया है. तो व्हाट इज डिफरेंस? अपना स्टॉक, जरा सर्कल लगा, अपना स्टॉक, अपने स्टॉक पर सर्कल लगाएंगे. आपका 6500, आपका मीन्स आपके रजिस्टर पे, मेरा मीन्स बोर्ड पे 35. मेरा इसलिए क्योंकि अभी आपके रजिस्टर पे नहीं है. अब अगर आपने कंसंट्रेट किया तो बात खत्म होने लगी है, और अगर आपने कंसंट्रेट ना किया और कैलकुलेटर इस्तेमाल ही ना किया तो अल्हम्दुलिल्लाह होने लगा. प्रॉफिट आपका कितना है ये भी आप ही कहें, लेकिन ये लॉस इसलिए मेरा कर लेते हैं थोड़ी देर. आपका प्रॉफिट कितना है? 10,000. मेरा लॉस कितना है? मुझे डिफरेंस बताएं. वो 7,500. वो बेटा इसके लिए तो कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है. सही कह रहे हैं ना, या मेरे पास रहे? व्हाट इज द डिफरेंस? चले आप बता. आपका प्रॉफिट ज्यादा है, मेरा नहीं. आपका ज्यादा, मेरा आपका ही ज्यादा है यार, यकीन माने. मेरा प्रॉफिट आपके प्रॉफिट से कितना कम है? तो आपका क्योंकि 10,000 था, मेरा क्योंकि लॉस हो गया, तो आपका प्रॉफिट मेरे प्रॉफिट से कितना ज्यादा है? मेरा प्रॉफिट नेगेटिव है, लॉस है. चलो फर्क कितना है? सबको पता है कि 27,500 से इस स्टेटमेंट में प्रॉफिट कम है. किस स्टेटमेंट में? जब मैंने मेरी स्टेटमेंट चला, आपकी स्टेटमेंट और मेरी स्टेटमेंट में प्रॉफिट हैज डिक्रीज्ड बाय ₹27,500. ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? The profit has decreased by 27,500 comparatively. उसकी सोल रीजन क्या है? 62,500 में. और प्लीज अब बचपन वाली कोई बातें आने लगी हैं, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, कंसंट्रेट करना. आपका स्टॉक है 62,500, मेरा स्टॉक है 35,000. इस स्टॉक में डिफरेंस क्यों है? 27,500 जरा सॉल्व कर ले. स्टॉक्स में जितने से आपका स्टॉक ज्यादा है, जितने से आपका स्टॉक ज्यादा है, उतने से ही आपका प्रॉफिट भी ज्यादा है. क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रॉफिट. क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट कितने से ज्यादा है, और उतने से ही आपका प्रॉफिट भी ज्यादा है. मेरे एंगल से अगर सोचेंगे तो मेरा स्टॉक 27,500 से कम होने की वजह से मेरा प्रॉफिट. तो द सोल डिफरेंस इन दिस स्टेटमेंट इज बिकॉज ऑफ
स्टॉक्स, ठीक है चले फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक में क्या मसला है, अब आए इस पर। आपने 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 फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट बनाया था और 27,500 का खर्चा जो हुआ इसी पीरियड में था, आपने क्लोजिंग स्टॉक में शामिल करके नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दिया। अब 27,500 का खर्चा आपकी स्टेटमेंट में नेक्स्ट पीरियड में एक्सपेंस आउट होगा। अब बोर्ड पे लेकिन देखें, मैंने 1,10,000 कहाँ लिखा है, तो आपने भी तो लिखा है, आपने भी 1,10,000 लिखा है, मैंने भी 1,10,000 लिखा है, लेकिन आपने एक इजाफी काम क्या किया जो मैंने नहीं किया। आपने उस 110 में से 27,500 स्टॉक में शामिल कर लिया। क्या मेरा 27,500 वो वाला 27,500 भी एक्सपेंस आउट हो गया? ये सारा उसी का मसला है। कैलकुलेट दोबारा करें अपने पास, 55 ढूंढने सर, 55 ढूंढने ना 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 ना, अगर मैंने यही बात करी तो क्या एक बात 55 ढूंढने इनटू 1500 करें, इसे आपने भी एक्सपेंस आउट की है। 1500 तक की फिक्स कॉस्ट, 1500 यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट आपने भी एक्सपेंस आउट की है, मैंने इजाफी 500 यूनिट्स की भी फिक्स कॉस्ट एक्सपेंस आउट कर दी। तो 1500 तक का कोई फर्क नहीं था। डिफरेंस कहां पड़ा है? आपके क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल होने से वो नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर हो गई। मैंने स्टेटमेंट में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट बनाने की बजाय पीरियड कॉस्ट बनाया है। देयरफॉर मेरा खर्चा 27,500 ज्यादा रिकॉर्ड होने की वजह से प्रॉफिट 27,500 से कम हो गया। लेकिन ऐसी परेशान ना हो, अपनी स्टेटमेंट देख के जरा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आए, अपना ब्रॉड डाउन बताएं कितना होगा। ब्रॉड डाउन स्टॉक, बाकी चीज हमें नहीं पता। ब्रॉड डाउन स्टॉक 60-500 होगा, आपका ओपनिंग स्टॉक होगा 60-500, मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा 35,000। नेक्स्ट पीरियड में आपका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होगा, तो ओपनिंग स्टॉक का कोई प्रॉफिट के साथ रिलेशनशिप है? तो जो प्रॉफिट आपको इस साल कम यहां नजर आ रहा है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब इस स्टेटमेंट से आप ब्रॉड डाउन उठाएंगे 35,000 उठाएंगे, तो मेरी स्टेटमेंट में 35,000 मींस कम ओपनिंग स्टॉक की वजह से प्रॉफिट उतने से ही दोबारा एडजस्ट हो जाएगा जितने से पिछले साल कम। तो ये नहीं कि इस स्टेटमेंट से प्रॉफिट आता है उससे लॉस आता है, जितना हुआ सिर्फ क्या है, हुआ क्या है वो क्लियर होना चाहिए। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को आपने अपनी स्टेटमेंट में प्रोडक्ट कॉस्ट बनाया, मैंने स्टेटमेंट में पीरियड कॉस्ट बनाया। प्रोडक्ट कॉस्ट बनाने से क्या होता है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा बन के नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह से स्टेटमेंट बनाई जाए तो 35,000 होने, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज नॉट अ प्रोडक्ट कॉस्ट, इट इज अ पीरियड कॉस्ट। आपके पास वर्ड्स बोले क्या है, इज नॉट अ पीरियड कॉस्ट, इट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट जस्ट लाइक मटेरियल लेबर। ठीक है, तो ये भी बात समझ आ गई कि ये जो डिफरेंस आ रहा है इसने नेक्स्ट ईयर एडजस्ट हो जाना। किस तरफ एडजस्ट हो जाना? नेक्स्ट ईयर मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा या आपका? इस साल किसका कम है? अगले साल। तो मीन्स उसे ये जो डिफरेंस है टेम्पररी, वक्ती है, जैसी स्टॉक्स बिकेंगे ये डिफरेंसेस रिवर्स हो जाएंगे। डन है सर, लेकिन आप बाकी परमानेंट बना जाइएगा, उधर से इधर वापस आ जाए जैसे वाले हजरात है। वैसे तो ये कहाँ पड़ा है, अल्लाह बेहतर जाने। आखिरी चीज ये है, लास्ट लेट मी फिनिश। अब यकीन बनाकर स्टेटमेंट्स दो हो गई हैं तो इनके कोई ना कोई नाम रखने हैं। तो क्योंकि अभी बुक आपने नहीं बनाई तो नाम किसी और ने रख लिए हैं। तो अगर आपको नामों पे कोई इतराज रह जाए तो वो बड़े होकर ठीक कर लीजिएगा। फिलहाल ये नाम अपने बुजुर्गों वाले एज इट इज जहन में रखने हैं। आप अपनी स्टेटमेंट में जरा ये जो स्टेटमेंट हमने बना ली है आज से ऑनवर्ड्स इसे कहा करेंगे, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट है। दिस स्टाइल ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग statement of profit and loss is absorption costing method.
अब सिर्फ ये नाम है, लेकिन इस नाम में जो एक वर्ड पहला आ गया है, ये इंशाल्लाह भी आपको फर्दर बताता हूँ, बल्कि ये चलिए अभी बात कर लेते हैं। अब्जॉर्प्शन का भी वर्ड सुना मेरे से? क्या इसमें फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में अब्जॉर्ब हुई है? अब्जॉर्ब हुई है सर। और राइट साइड पे इसे फिर मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। अब मार्जिनल असल में वेरिएबल के लिए एक और वर्ड है, इसमें मार्जिनल मींस वेरिएबल कॉस्टिंग के एंगल से ही मींस से प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आनी है। बहरहाल नामों में कुछ नहीं रखा हुआ, मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड, ये भी बाद में एक मिनट। So these are just words जिनमें डिफरेंस है। What is the basic difference between this absorption costing and marginal costing method? Fixed production cost, fixed production, fixed selling एडमन का कोई फर्क नहीं, अपनी देखें मेरी देखें, 20,000 आपने भी एक्सपेंस आउट किया, मैंने भी किया, सिर्फ पूरे वर्ड आप लगाने जरूरी है। फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट, दैट्स इट। पहले इसका करें, पेज नंबर 110 पे मैंने बहुत कुछ बोला, तो एक दो जुमले जरा यहाँ से हाईलाइट कर, ये जो इस एग्जाम्पल के ऊपर लिखे हुए, बाद में फिर ये स्टेटमेंट आपको नजर तो आने लगी इंशाल्लाह। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, पेन रखने हाथ में, जरा फर्स्ट लाइन से देखें। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये पढ़ते हुए काइंडली अपने जो स्टेटमेंट ज़हन में रखिएगा या साथ रख लें, सही कह रहा? एंड ब्रैकेट एंड देयरफॉर टू क्लोजिंग स्टॉक, and therefore to closing stock भी है। Therefore fixed production cost are charged in the income statement of period in which the inventory is sold। सही है? Last bracket underline कर। Fixed production overheads are treated as product cost। In marginal costing, fixed production overheads are not included। मेरी स्टेटमेंट ज़हन में लाएं, उसमें सिर्फ क्या क्या शामिल हुआ था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल के बाद ब्रैकेट खत्म हो गई, क्या शामिल नहीं हुआ? और therefore स्टॉक में भी शामिल नहीं हुआ, and therefore to ना उसमें शामिल हुआ ना उसमें। Therefore fixed production overheads are charged in the income statement of the period in which they are incurred, last bracket, fixed production overheads are treated as a period cost। this is the only difference जो ब्रैकेट में है, बाकी ठीक है अपनी स्टोरी अपनी जगह, लेकिन दोनों ब्रैकेट्स जो मैंने हाईलाइट करवाई हैं वो जरा एक दफा देख के बोलो, कहाँ प्रोडक्ट कॉस्ट और कहाँ पीरियड कॉस्ट। चले सर, ये स्टेटमेंट बस तो लास्ट लाइन में जो आजाद बैठे नजर आ रहे हैं जी सर, थोड़ा चीज है वैसे, चलिए चल बढ़ा के देता हूँ, बाद में पढ़ के देख लेंगे। कंट्रीब्यूशन तक दिखा रहा हूँ ये नॉट लाला यार, बाहर जो ब्रैकेट से बाहर लगे आते अंदर बुला मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट पर, नॉट जरूर लिखें ब्रैकेट में। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? बाकी डेफिनेटली अब इसका यूज क्या है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है, वो इंशाल्लाह सारे साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे।
जी ग्रॉस कंट्रीब्यूशन तक लिख ले, लिख ले सर, सही लिख ली। कहाँ पहुंचा? नहीं मैं ऐसे ऊपर करो, मतलब वेरिएबल कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक, तो वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह प्रूव हुआ है कि बड़ों की बातें कभी बंदा सुने तो पहले ठंडे दिल से। तो बड़ों की बातें मानने से तो लगता लॉस हो जाएगा। वक्ती वक्ती, आज लॉस कल प्रॉफिट, कैसा लगेगा? आज प्रॉफिट कल लॉस, अल्लाह ना करे मेरा लॉस चले मेरा, ठीक है सर। प्रॉफिट अच्छा लगता है, लॉस अच्छी बात है, नॉर्मल लोग हैं। क्या टेम्पररी प्रॉफिट या परमानेंट प्रॉफिट? और उसके लिए अगर वक्ती लॉस करना पड़ जाए तो कोई नहीं, बंदा वक्ती प्रॉफिट की तरफ भागे छोड़े। मेरे जैसे लोग तो इस तरह के डिसीजन लेंगे कि आप जैसे लोग परमानेंट प्रॉफिट के लिए टेम्परेरी लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, जिस तरह कल आपने किया है। कल आपने सुबह सुबह उठ के पढ़ाई की, तो क्या फर्क पड़ता है कि 10 घंटे सो लिए थे, 12 भी तो सोना था। आपने कहा कोई नहीं 10 काफी है, बाकी 2 घंटे पढ़ लेता हूँ। जी सर, ये जिंदगी ऐसी ही है सर, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वक्ती सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है गोल्स अचीव करने के लिए। क्या ख्याल है? कुछ ना कुछ देख लें, कुछ भी अचीव करना है अगर आपने, तो उसकी एक प्राइस है हर जगह सर, सिर्फ यहाँ तो नहीं। अगर फिल्म देखने भी खुदा ना खासा जाना पड़े तो पैसे जेब से निकालने पड़ते हैं। क्या ख्याल? तो कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती, कुर्बानी रहने चले, सेक्रीफाइस नहीं। तो यहाँ से ऑनवर्ड सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के फिर कितने तरीके हो गए? हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इतने जज्बाती, जवाब अपना सोचा हुआ था, सवाल देखेंगे। डिफरेंस क्यों आया? सिर्फ और सिर्फ नहीं, क्लोजिंग अब कहना मुनासिब नहीं, नेक्स्ट ईयर ध्यान में लाना। नहीं 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 सर जी, नहीं फिक्स ओवरहेड्स का कोई इशू नहीं। स्टॉक्स के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स, स्टॉक की मेरा ख्याल है एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक के डिफरेंस की वजह से, अगर इस स्टेटमेंट में 60 to 500 होता तो वही होगा, चाहे ऊपर नीचे जितना मर्जी लिख देता। द डिफरेंस इज ओनली ड्यू टू स्टॉक्स। हाँ स्टॉक्स में क्या मसला, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन मैंने स्टॉक्स वर्ड बोला इंटेंशनली, क्या सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक? नेक्स्ट ईयर ध्यान में लाया था, क्या नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक्स भी डिफरेंट हो जाएंगे और फिर उनकी वजह से भी फर्क हो सकता है। तो प्रॉफिट इज डिफरेंट ओनली ड्यू टू, मैंने तो कहा था प्रॉफिट सेम आएगा, तो सेम ही आएगा, लेकिन स्टॉक्स डिफरेंट होने से डिफरेंट पीरियड्स में हो जाएगा। तो इन इस मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ डिफरेंस क्यों लिखें, कंक्लूजन लिखें स्टोरी, और ये क्लियर कर लीजिएगा प्लीज, बल्कि मेरे ख्याल लिखने से पहले क्लियर कर लें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ स्टॉक्स का मसला, और स्टॉक्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस वक्त तो क्लोजिंग था,
लेकिन इसी क्लोजिंग से हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि नेक्स्ट ओपनिंग भी होता है। तो डिफरेंस इज ओनली ड्यू टू स्टॉक्स। हाँ, स्टॉक्स में क्या मसला है? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट in absorption costing and is the period cost in marginal costing। तो पूरी बात अपनी जगह है, लेकिन फर्क सिर्फ किस वजह से पड़ा है? डिफरेंस इन प्रॉफिट, difference in profits will be only because of stocks, and stocks से ही मुराद ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। मतलब मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, बाकी अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें अपनी मर्जी। मैं मतलब सही सफिशिएंटली समझ आ रहा है? इन प्रॉफिट्स में डिफरेंस स्टॉक्स की वजह से होगा। मैंने फ्यूचर में इसलिए लिखा है कि जब भी कभी होगा, यहाँ भी है और वहां भी होगा। तो सिर्फ स्टॉक्स की मेजरमेंट में मसला है, बाकी तो खर्च ऊपर नीचे हुए हैं। क्या सारे वेरिएबल यहाँ भी आ गए, सारे फिक्स यहाँ भी आ गए, सिर्फ किसकी मेजरमेंट में डिफरेंस आया है? स्टॉक्स की मेजरमेंट में फर्क आया, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। ठीक है सर, एनी कंफ्यूजन? देन हम पढ़ क्या रहे थे, पहुंच कहाँ गए? हम तो वेरिएंसेस पढ़ रहे थे। तो क्या वेरिएंसेस खत्म हो गए हैं? नहीं, अभी तो वो वाला सवाल भी जो कल आपने नहीं घर से किया वो भी करना है। ये मैं हरगिज़ अज्यूम नहीं कर सकता कि मेजॉरिटी ने वायलेट वाला क्वेश्चन किया हो और सवाल में से एक भी ना पूछा गया हो। क्या मैं इस धोखे में आ जाऊं? देख ले, मर्जी आपकी। नेक्स्ट पेज पे हेडिंग लिखेंगे, बैक टू वेरिएंस। वेरिएंसेस, वेरिएंसेस इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। इस डिस्कशन से पहले हम जितने वेरिएंसेस पढ़े हैं वो सारे बगैर नाम लिए कौन से मेथड से थे? अगर हम कभी भी कोई वर्ड यूज ना करें मार्जिनल अब्जॉर्प्शन, तो वी मीन्स टू से कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही हो रही है। सॉरी, वेरिएंस एनालिसिस वर्ड लिखता हूं, वेरिएंस एनालिसिस इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। नहीं बेटा अब्दुल हसीब, इतना भी जज्बाती नहीं होना। पर कॉस्ट रहे थे, पहुंच अकाउंटिंग में गए। और मेरे भाई पर कॉस्ट अकाउंटिंग रहे थे, कॉस्ट भी पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग भी पढ़ रहे थे। तो ये नहीं कॉस्ट पढ़ रहे थे अकाउंटिंग पढ़ के, ये ना खुदा के पढ़ वेरिएंस रहे थे, पहुंच गए एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग की बहस में, इसलिए ताकि वापस आ सके। कहाँ वापस आने के लिए कहाँ गए थे? मार्जिनल कॉस्टिंग को समझने के लिए जरा कहीं चले गए थे, वापस वेरिएंस पर। आपने करना ये है, और बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई खास फर्क नहीं है, बल्कि शायद ये आसान है। आपने इस जहन में लाने हैं एब्जॉर्प्शन वाले, मैंने बताने हैं मार्जिनल वाले। आपने क्या बताने हैं? और मैंने कौन से बताने हैं? और हमने स्टार्ट लेना जहां से हमें पता है, जहां तक हमने जाना है। सेल से शुरू करें। सेल अपने जहन में ट्राई करें, बाकी मैं बोलता हूँ। जहन में सेल के तो वेरिएंस पड़े ही नहीं। सेल वेरिएंसेस का ब्रेकअप मेरा ख्याल 1 मिनट लिखना छोड़ दें। प्राइस वॉल्यूम, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बोला। नो डिफरेंस इन अब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल। टिक मींस जो है वो था वो है। वैसे भी जरा मैं बार बार रिलेट भी करूंगा, ये अपनी स्टेटमेंट्स दोनों सामने रखिएगा जो अभी प्रॉफिट वाली बनाई है। सेल्स लिखने में कोई फर्क भी नहीं है, ठीक है, आते जाते रहे, बल्कि लिखने वाली बहस अभी बिल्कुल छोड़ दें, जहन से सोचने वाली स्टोरी शुरू करें। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला जहन में से ढूंढ के बताएं। स्टैंडर्ड बजटेड क्वांटिटी सोल्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड है वहां 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 वहां
तो क्या वो वर्ड बदलेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ तो प्रॉफिट का ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड ही नहीं है। तो पहला चेंज, स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की जगह स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन कैसे आती है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। तो एक यूनिट की कैसे आ जाएगी? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट। व्हाट इज द मीनिंग वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट? मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स ओनली, ओनली, ओनली। तो व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस? स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट की बजाय स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप इंशाल्लाह ढूंढ लिया करेंगे। मटेरियल टोटल है, प्राइस है, डेफिनेटली टोटल है, प्राइस है, वो उसकी बहस इंशाल्लाह नहीं है। प्राइस है, यूजेज है। क्या दोनों मेथड्स में मटेरियल को लिखने का तरीका बिल्कुल ही सेम है? यूजेज का भी ब्रेकअप है, मिक्स, नो डिफरेंस एनीवेयर। Similarly, there should not be any difference in labor, variable, rate, efficiency. इसका कोई ब्रेकअप? आइडल बीच में आ जाता है अगर आइडल टाइम वेरिएंस हो, वरना ऐसे ब्रेकअप वाली बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह नो डिफरेंस। वेरिएबल ओवरहेड्स, एक्सपेंडिचर, इनकी प्रेजेंटेशन में मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की प्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं है। एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी, अल्हम्दुलिल्लाह नो इशू। टिक मींस फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस। क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स की प्रेजेंटेशन में कोई फर्क है? असल फर्क ही है सर, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट। तो आपने एक एक करके फॉर्मूला कंडीशन में लाना है। टोटल का फॉर्मूला बोलो, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अप्लाइड कैसे आता है? एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड रेट ढूंढे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 2000 इंटू 55, 2000 इंटू 55। क्या फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब होते हैं इन द प्रोडक्ट कॉस्ट? चार्ज होते हैं, अप्लाइड होते हैं, अप्लाइड चार्ज अब्सॉर्ब होते हैं। तो ये वेरिएंस भी होता था। मार्जिनल कॉस्टिंग देखें, क्या कोई अप्लाइड वाला कॉन्सेप्ट हुआ है यहाँ? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, हमने तो प्रोडक्शन का हिस्सा ही नहीं उसे बनाया, हमने सीधा उसे कहाँ लिया है? प्रोडक्ट कॉस्ट। तो क्या अप्लाइड का कॉन्सेप्ट है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में? अब्जॉर्प्शन में है, मार्जिनल में भी तो है। हाँ, क्या किया हमने? इसी प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या फॉर्मूला अप्लाइड का? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू उसे अब्सॉर्ब करेंगे ना। लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है तो कोई अब्सॉर्प्शन नहीं है, सिंपली एक्सपेंस को हमने रिकॉर्ड कर ली। तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग मटेरियल टोटल वेरिएंस, क्योंकि क्या है ही नहीं, अप्लाइड ही नहीं है। तो फर्क किससे लेंगे? एक्चुअल से ले लेंगे। तो कौन सा वेरिएंस अल्हम्दुलिल्लाह गायब हो गया? कौन सा गायब हो गया सर? क्यों गायब हुआ? एक्चुअल ना होने की वजह से, अप्लाइड ना होने? अप्लाइड का कॉन्सेप्ट बस कहाँ है? क्या फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट अब्सॉर्ब होती है? कहाँ हुई लग रही है, कहाँ नहीं? ठीक है जी, प्लीज क्लियर। असल में उस बॉक्स की बात हो रही है। किस बॉक्स की? 2000 इंटू 35 इंटू 25 इंटू 10 और इंटू 55 था और नहीं है। कहाँ था, कहाँ है, कहाँ नहीं? ब्रेकअप का नाम एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला यानी एक्चुअल।
अब यहाँ अप्लाइड नहीं है, एक्चुअल है और बजटेड है। क्या ये हो सकता है सोचा कुछ और गया और हो कुछ और गया हो? तो ये वेरिएंस बेटा एज इट इज ही कैलकुलेट हो, तो टोटल तो नहीं है क्योंकि उसमें अप्लाइड आता है। एक्सपेंडिचर वेरिएंस एज इट इज है, जिस तरह से अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में था। वॉल्यूम, वॉल्यूम में फिर अप्लाइड आता है, और अप्लाइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है मार्जिनल कॉस्टिंग। और अगर वॉल्यूम नहीं तो उसका ब्रेकअप भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। कौन कौन सा? कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। तो फिक्स ओवरहेड्स में सिर्फ एक ही बेचारा कौन सा वेरिएंस, और वो एज इट इज। टोटल के नीचे कैसे आ गए? अब ठीक है सर, वो तो मैंने बचपन में दिखाया था ना कि इसका इसके साथ बराबर हो जाएगा। अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, बताएं इसका टोटल किससे मैच होगा? तो यकीनन वो था तो था, अब वो है ही नहीं तो बस यही है। अब इसका टोटल किस किस से मैच होगा? किसी से भी नहीं। वो सर जान दे गुस्सा यार, बस हो गया मैच, सही मैच हो गया। एक्सपेंडिचर नहीं, वो तो हो गया रिलेट, एक्चुअल और बजटेड रिलेट हो तो गया। अब इसका ब्रेकअप बताएं। तो क्या ना होने की वजह से बस क्या ही है, अप्लाइड ना होने की वजह से टोटल नहीं है। वो तो मैंने सिर्फ आपको पुराना जरा दिखाया ना, टोटल नहीं। क्यों नहीं? अप्लाइड का कॉन्सेप्ट नहीं। वॉल्यूम क्यों नहीं? अप्लाइड का कॉन्सेप्ट नहीं। और देयरफॉर अप्लाइड एक नॉन कॉन्सेप्ट होने की वजह से कौन सा ब्रेकअप नहीं? कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। तो सिर्फ यही होगा, यही टोटल है, यही है जिसका ब्रेकअप है। तो मीन्स टू से इन अदर वर्ड्स क्या चेंज है? वेरिएंसेस पूरे हो गए जितने पढ़े हमने? नहीं मतलब ये पूरे हो गए ना ये। तो पहला चेंज, बल्कि शायद दो मेन चेंजेस है। नंबर एक, सेल वॉल्यूम वेरिएंस में ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस प्रॉफिट, मटेरियल सेम है, लेबर सेम है, वेरिएबल ओवरहेड सेम है, और अप्लाइड ना होने की वजह से शायद फाइनली सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वो एज इट इज बना के ठीक। जस्ट एक सेकंड। अब शुरू करें सेल से। सेल प्राइस वेरिएंस एज इट इज, ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट ठीक है। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड पर यूनिट आ जाएगी।
जी BQS क्या है सर? ये ना बात, असल सवाल तो ये है। ये सॉरी सर, बताना मैं भूल गया, बजटेड क्वांटिटीज हो। ये मटेरियल तक लिखिए, सेल तक चला, लिख के क्रॉस कर लीजिएगा तो बेहतर है मेरे ख्याल इनिशियली। जो लोग लिख रहे हैं पेज नंबर 141 निकालिएगा। वायलेट फाइनल है सर? पेज 141 के स्टार्ट में फर्स्ट लाइन पढ़े, MZL मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट एंड यूजेस अंडरलाइन करें। अगर ये लाइन कभी ना लिखी नजर आए तो हमेशा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। डेफिनेटली बेटा स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन इंशाल्लाह हम खुद क्लास में भी कल करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ने रखें। अगर स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग है तो कंप्यूट मटेरियल वेरिएंस से मुराद रेट एंड यूजेज, लेबर से मुराद रेट एंड एफिशिएंसी, ओवरहेड वेरिएंसेस से मुराद वेरिएबल के वही दो, और एक्सपेंडिचर फिक्स ओवरहेड का सिर्फ एक्सपेंडिचर। बाकी ये क्वेश्चन इज अ रेप्लिका ऑफ जैक एंड जिल टाइप, वर्क इन प्रोसेस बीच में इन्वॉल्व, बल्कि वायलेट में तो काफी डिटेल हो गई थी। ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्टेबल है सर, ऐसे होमवर्क रख लें, कल फिर इंशाल्लाह हम मार्जिनल कॉस्टिंग से लंबी बहस और शुरू करेंगे। मजबूरी है एक सवाल कम से कम घर के लिए करना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैसेज पहुंच गया सर? कौन सा मैसेज आया? हमें तो कोई मैसेज मोबाइल पे नहीं आया, तब मैंने खुद ही दिए। 141 पेज पे जो क्वेश्चन है वो होमवर्क है। नहीं, क्वेश्चन नंबर मेरा ख्याल 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा होगा, पेज 141। अल्लाह हाफिज।